आखिर क्यों गोरी चमड़ी बड़े सगीर में एक खूबसूरती का ट्रेट माना जाता है? क्यों डार्क स्किन लोग डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं? सांवली लड़की के रिश्ते ढूंढने में इतनी मुश्किल क्यों आती है? काले, कलूटे, कालिया, अमावस, ये सारे डेरोगेटरी वर्ड सुनने को मिलते हैं एक ऐसे बच्चे को जिसका स्किन कलर डार्क हो। गोरी दुल्हन की इतनी डिमांड क्यों है? ये तो सुना ही होगा आपने कि नमाज पढ़ा करो, चेहरे पे नूर आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन दे से नूर आ जाएगा, बाय नूर दे मीन कि तुम गोरे हो जाओगे, कलर फेयर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्योंकि ब्रिटिश आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, वो गोरे थे, वो अमीर थे, वो पावरफुल थे, तो इसलिए फेयर स्किन ब्यूटी के साथ जुड़ गई है, पावर के साथ जुड़ गई है। क्योंकि रूल करने वाले फेयर स्किन थे और जिन पर रूल किया जा रहा था वो डार्क स्किन थे। तो जो डार्क स्किन थी वो गुर्बत से एसोसिएट हो गई, कमजोरी से एसोसिएट हो गई और बदसूरती से एसोसिएट हो गई। ये आधी सच्चाई है, क्योंकि कलरिज्म गोरों के इंडिया में आने से पहले भी एग्जिस्ट करता था। हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम है, जिसको वर्ना सिस्टम भी कहते हैं, सदियों से वो एक प्रेवलेंट सिस्टम रहा है। बेशक अब चीजें चेंज हो रही हों, लेकिन स्टिल इसके असरात अभी भी मौजूद है। कुछ कास्ट को अपर क्लास कास्ट समझा जाता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास। और ये जो अपर क्लास की कास्ट होती थी, इनके जितने भी काम होते थे वो इंडोर होते थे। जैसे ब्राह्मण पंडित होते थे, बुत बनाते थे, क्षत्रियास जो हैं वो वॉरियर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, हुकूमतें चलाते थे, और वेश्यास जो हैं वो ट्रेडर्स होते थे, बिजनेस पीपल होते थे। तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत बेहतर होते थे। यानी इन अपर कास्ट के जितने भी काम होते थे वो मोस्टली इंडोर होते थे। तो उस वजह से इनकी स्किन कभी टैन होती ही नहीं थी, सूरज की वजह से इनकी स्किन जलती ही नहीं थी। और इसी सिस्टम में जो लोअर कास्ट हैं, जैसे शूद्रास, तो शूद्रास जो हैं वो आर्टिजन्स भी होते थे, पॉटरी भी करते थे, लेदर का काम भी करते थे, फार्मिंग करते थे, सारे वो काम करते थे जो आउटडोर होते थे। तो फिर उनकी स्किन टैन हो जाती थी। और इस पूरे वर्ना सिस्टम में जो सबसे लोएस्ट कास्ट है दलित, उसके साथ तो इतनी ज्यादती हुई है कि उसको कास्ट सिस्टम से ही बाहर कर दिया गया, उसको अवर्ना बोलते हैं। उनके जिम्मे तो क्रीमेशन के काम पकड़ाए गए, यानी चिता को जलाने के, सैनिटेशन के काम उनको दिए गए, साफ सफाई के काम उनको दिए गए। इस हद तक उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी कि उनको अछूत मानते थे, यानी इम्प्योर। उनको टच करने की भी इजाजत नहीं होती थी, मतलब वो भी सारे आउटडोर के ही काम करते थे और उनकी स्किन भी टैन हो जाती थी। और हाँ, ये जीन मिक्सिंग भी नहीं करते थे। जो अपर कास्ट होती थी वो आपस में ही शादियां करती थी, वो कभी भी लोअर कास्ट से न रिश्ता लेती थी न उनको रिश्ता देती थी। और उसी तरह जो लोअर कास्ट थी वो भी आपस में ही शादियां करते थे, तो जीन मिक्सिंग भी नहीं होती थी। तो इसलिए ये एक परसेप्शन बन गई कि जिसकी स्किन पे टैन नहीं है वो पावरफुल होगा, वो रिच होगा, वो ब्राह्मण होगा, वो क्षत्रिय होगा, वो वेश्या होगा, उसके काम सारे इंडोर होंगे और वो खूबसूरत भी होगा। और क्योंकि साइंस जब कहती है कि पीढ़ियों तक अगर एक किस्म का बिहेवियर चलता रहे तो वो डीएनए में चला जाता है, तो फेयर स्किन जो रहे वो फेयर स्किन रहे, जो डार्क स्किन थे वो डार्क स्किन ही रहे। कहने को तो 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कास्टिज्म इंडिया में बैन हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि इसके असरात अभी भी नजर आते हैं, खास तौर पर रूरल इलाकों में। प्रोग्रेसिव जो हिंदू हैं वो तो इस सिस्टम से बहुत ही नफरत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने तो मनुस्मृति, जो एक हिंदू स्क्रिप्चर है, उसको इन प्रोटेस्ट जलाया भी था। अब सवाल यह आता है कि ये तो सारी प्री पार्टीशन की बातें हैं, जब पाकिस्तान कुछ होता नहीं था, पूरा एक इंडिया बरे सगीर ही था। और ये जो बातें हैं वो भी हिंदू कास्ट सिस्टम से आई हुई हैं। हिंदुइज्म की जो कंट्रोवर्शियल किताबें हैं जैसे ऋग्वेदा और मनुस्मृति, ये उनमें से आई हुई चीजें हैं। तो फिर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में ये कलरिज्म क्यों एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे क्यों गोरी चमड़ी को तरजीह दी जाती है? और कंसिडरिंग कि यहाँ पे तो मुस्लिम मेजोरिटी है और इस्लाम में तो कास्टिज्म का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, अरबी और अजमी को इक्वल करार दिया गया है। हाँ, थोड़ा सा फर्क अगर कहीं आता है तो वो सूरह हुजुरात से आता है 14-13, जिससे ये पता लगता है कि अल्लाह के नजदीक ऑनरेबल इंसान वो है जो तकवा में बेहतर इंसान है, यानी इंसान अच्छा है तो वो एक बेहतर इंसान है। बाकी उसके अलावा कोई क्लासेस तो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, बाय द बुक नहीं करती होगी, लेकिन ये एक साउथ एशियन कल्चरल बैगेज है जो पार्टीशन के बाद भी पाकिस्तान में आ गया है। बहुत सारी ऐसी कास्ट जिनमें चौधरी होते हैं, जिनमें वडेरे होते हैं और जिनमें सैयद होते हैं, उनको अपर कास्ट समझा जाता है। तो एक सोशल हायरार्की मौजूद तो है, एक तो ये, और दूसरी बहुत बड़ी वजह है कॉलोनियल लेगेसी। जब यहाँ पर गोरे आए, उन्होंने इंडिया पर हुकूमत की, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां जब उन्होंने उड़ाई, तो 1857 में जो पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिसको वो म्यूटनी भी बोलते हैं, हम आज़ादी की जंग बोलते हैं, खास तौर पर उस आज़ादी की जंग के बाद गोरों ने हमारी कौमों में से
उन लोगों को अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया जो मोर और लेस उन जैसे दिखते थे, जिनको वो मार्शल रेसेस भी कहने लग गए, जैसे सिख, पठान, राजपूत, डोगरास। इनके कद भी बड़े थे और इनकी स्किन भी थोड़ी सी फेयर थी। शायद ये गोरों का अनकॉन्शियस बायस था, उनको लगता था कि जो थोड़ा बहुत हमारे जैसा लगता है वो हमारे साथ वफादार होगा, और वो सबसे ज्यादा डरते जिनसे थे वो थे पढ़े लिखे लोगों से। हाँ, ये बात 100% इस तरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मार्शल रेसेस का सोल बुनियाद ही यही थी कि स्किन का कलर जो है वो गोरा होना चाहिए और कद बड़ा होना चाहिए। नहीं, इनमें एक्सेप्शंस भी थी। जैसे नॉन मार्शल रेसेस में अपर क्लास बंगाली भी थे जो ब्राह्मण्स थे, वो तो बहुत गोरे थे। या फिर मार्शल रेसेस में नेपाली भी थे जो कि कद के छोटे थे। लेकिन ओवरऑल ये पैटर्न आप देख सकते हैं, इसको एक अनकॉन्शियस बायस आप कह सकते हैं ब्रिटिश का, क्योंकि जिन कौमों को उन्होंने साइडलाइन कराया है उनको अगर हम देखते हैं तो मे भी कोइंसिडेंटली ज्यादातर वो वही कौमें हैं जिनका स्किन कलर डार्क है। जैसे बंगाल की आम पॉपुलेशन, तमिल, मलयाली, मराठा, इन सारों के कलर जो है वो या तो गंदमी है या फिर डार्क है। 200 साल तक जब गोरों ने हुकूमत की, फिर उनकी हुकूमतें खत्म हुई तो वो तो चले गए, कॉलोनियलिज्म तो खत्म हो गई, लेकिन उसका जो हैंगओवर है वो वैसा का वैसा ही रहा। जो पावर की डायनामिक्स वो सेट करके गए थे वो वैसी की वैसी ही रही। फेयर स्किन उनके जाने के बाद भी पावरफुल रही और ब्यूटी के साथ एसोसिएटेड रही, और जो डार्क स्किन थी वो वैसे ही गुर्बत और वीकनेस के साथ एसोसिएटेड रही। ये बात किसी तरह यहाँ के लोगों के सबकॉन्शियस में घुस गई, मेंटल स्कार्स बन गए। सोने पे सुहागा। फिर मीडिया और पॉप कल्चर ने भी खूब इस आइडिया को प्रोपेगेट किया। पूरा बचपन हमने बॉलीवुड की फिल्में देखी हैं, और सारी बॉलीवुड की फिल्मों में जो लीड एक्टर होते थे या एक्ट्रेस होती थी वो सारे फेयर स्किन्ड ही होते थे। बाकी जो डार्क स्किन्ड होते थे उनको स्टीरियोटाइप किया जाता था। वो तो भला हो साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का, जिसने पूरी गेम ही बदल डाली। RRR जैसी फिल्मों ने कमाल कर दिया, ऑस्कर भी लेके आ गई वो ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू पे। फिर पुष्पा, बाहुबली, ऐसी साउथ इंडियन फिल्में जब आने लगी तो सारा खेल ही पलट गया। ऐसे ऐसे साउथ इंडियन फिल्म एक्टर्स मेन स्ट्रीम में आने लग गए जो डार्क स्किन्ड थे, जैसे अल्लू अर्जुन, विजय सेतुपति, धनुष और बहुत सारे। मीनवाइल यहाँ पे बॉलीवुड जो है वो नोट्स बना रहा था कि अच्छा जी, लगता है अब स्विट्जरलैंड में शूट हुए गाने नहीं बचा पाएंगे फिल्मों को, ना ही गोरे लीड एक्टर्स, लगता है कहानी पर फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा फेयरनेस प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री का जो इतना बड़ा स्कैम था जो सालों तक लूटता रहा, व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स के नाम पे व्हाइटनिंग, खुले कलरिज्म, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये स्कैम चलता रहा। किस चीज पे? इनसिक्योरिटी पे। ये आपको वो बनाने की कोशिश करते थे जो आप कभी हैं ही नहीं और ना हो पाएंगे। आपने भी देखी होगी वो एड्स, सांवली सी लड़की है तो रिश्ता नहीं आ रहा, गोरी हो गई तो भाई रिश्ता हो गया, लड़की जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि उसका कलर जो है वो डार्क है, वो क्रीम लगाती है गोरी हो जाती है तो वाह जी नौकरी मिल जाती है। फिर जब लोगों को शऊर आया तो उन ब्रांड्स ने अपने नाम चेंज कर लिए, फेयर की जगह ग्लो लगा दिए। आहिस्ता आहिस्ता चेंज तो आ रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करता है। 15th सेंचुरी से लेके लेट 20th सेंचुरी तक पूरी दुनिया में जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे वो सारे यूरोसेंट्रिक ही थे, यानी यूरोप के जो ट्रेड्स हैं उनको पूरी दुनिया में खूबसूरत माना जाता था। गोरी चमड़ी, लंबा कद, पतली नाक, ब्लॉन्ड बाल, लंबे बाल, सीधे बाल, जिसको वो वाइट ब्यूटी कहते थे। हर जगह मीडिया में, फैशन में इसी तरह की लड़कियां नजर आती थी और लड़के नजर आते थे। यानी कॉलोनियलिज्म जहां से खत्म हो भी गया था तो उसका हैंगओवर वहां से गया नहीं था। अब ये जो हल्का फुल्का आपको चेंज नजर आता है, ये चेंज स्टार्ट हुआ जब यूएस में सिविल राइट्स की मूवमेंट शुरू हुई है 1954 से लेकर 1968 तक, जब अफ्रीकन अमेरिकन अमेरिका में उठे और उन्होंने बोला कि भाई ये रेसिज्म खत्म होनी चाहिए, ये जो सेग्रीगेशन आपने की है कि गोरे इधर और ब्लैक्स इधर, इसको खत्म करो। ये वो पॉइंट था जहां से चेंज शुरू हुआ। ग्रेजुअल चेंजेस के बाद 2010 का जो ये डेकेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेकेड है, क्योंकि इस डेकेड में इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दीदी रिहाना का, क्योंकि रिहाना एक ऐसी ब्लैक सेलिब्रिटी थी जिसने अपना मेकअप ब्रांड इंट्रोड्यूस किया, और उस मेकअप ब्रांड में 40 से ज्यादा फाउंडेशंस थी। होता ये था कि उससे पहले जितने भी मेकअप ब्रांड्स थे उनमें 8 से 12 शेड्स हुआ करते थे, जो कि ज्यादातर गोरे और लाइट ब्राउन स्किन के लिए हुआ करते थे। तो इसका क्या मतलब, जिनकी स्किन ब्राउन है या डार्क ब्राउन है तो वो औरतें क्या मेकअप ही नहीं कर सकती? क्योंकि मेकअप तो आप अपनी स्किन के हिसाब से करते हो, और अगर नहीं करते और अपनी स्किन से लाइटर मेकअप करते हो तो फिर आप वो शादियों वाली आंटियां बन जाते हैं। ग्रे सा मुंह हो जाता है जिनका, वो आंटियां नहीं होती शादी पे,
50 शेड्स ऑफ आर्ट ग्रे। तो रिहाना का जो ब्रांड था फेंटी ब्यूटी, इसने आके इनकलाब ही कर दिया। इसकी वजह से बहुत सारी औरतों को कॉन्फिडेंस मिला जिनका स्किन कलर डार्कर साइड पे था, और ये जो यूरोसेंट्रिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी टूटने लग गए। यानी इंक्लूसिविटी आ गई कि अच्छा हाँ ये भी खूबसूरत है तो ये भी खूबसूरत है। और मेन स्ट्रीम में जो डार्क स्किन मॉडल्स हैं वो भी आने लग गई, जैसे डकी टॉट और नेकिम गेटविच। अच्छा, ये जो रेसिज्म है ये फिर जो देसी लोग हैं ये इंटरनलाइज करके अपनी कम्युनिटी पे भी थोपते हैं। जैसे कोई गोरा है वो एक लाइट ब्राउन के साथ रेसिस्ट होता है, तो ये जो लाइट ब्राउन है ये फिर किसी डार्क ब्राउन के साथ रेसिस्ट होता है, और इस तरह ये शेड्स के साथ बदतमीजी चलती आती है। तो हमने यानी वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने सिर्फ 2-3 शेड्स लाइटर होने की वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ सलूक किया है, उससे बड़ा कलरिज्म रेसिज्म क्या ही होगा। हमारे बहुत बड़े लेजेंडरी कॉमेडियंस जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, उनके सारे जोक्स रेसिस्ट जोक्स हुआ करते थे। अबे बंगाली लग रहा है, अबे बंगाली ये तो वो। खैर, लेट्स नॉट डाइव इन द पेनफुल हिस्ट्री चैप्टर्स, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि लव बांग्लादेश एंड सॉरी फ्रॉम अ कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक चीज़ तो हम कर सकते हैं, लेट्स डाइव इन द साइंस बिहाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ स्किन, क्योंकि इस पे डाला नहीं आता कोई। आओ साइंस की रोशनी में देखते हैं कि ये स्किन के इतने टोन्स, इतने कलर्स होते क्यों हैं। देखो भाई, वेरी सिंपल, स्किन का कलर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन कितनी हो रही है। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो जिसकी स्किन में ज्यादा होता है वो स्किन डार्क हो जाती है, जो अगर कम होता है तो वो स्किन लाइट हो जाती है या फेयर हो जाती है। और ये मेलानिन की प्रोडक्शन उन लोगों की स्किन में ज्यादा होती है जो सनी रीजन्स में रहते हैं, गर्म इलाकों में रहते हैं, इक्वेटर के करीब रहते हैं। आपने नोट किया होगा वहाँ के जितने भी लोग हैं वो डार्क स्किन्ड हैं। जैसे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज, इथोपिया, युगांडा, नाइजीरिया। फिर अगर एशिया की मिसाल ले ले, इंडिया की मिसाल ले लेते हैं, तो इंडिया का भी जो साउदर्न वाला साइड है वहाँ पे लोग ज्यादा डार्क स्किन्ड है। फिर श्रीलंका की एग्जाम्पल ले लें, मालदीव्स की एग्जाम्पल ले लें। अब यहाँ पे बॉडी इतनी मेलानिन बनाती क्यों है? उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पे जो सूरज है वो सवा नेजे पे होता है, सनलाइट बहुत तेज होती है, तो ये मेलानिन जो है ये यूवी रेडिएशन से स्किन को बचाता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। तो देखो भाई, सारा साइंस है और क्या ही है। और इसके बिल्कुल उलट जो कंट्रीज ठंडे हैं वहाँ पे गोरे गोरे लोग आपको दिखाई देंगे, जैसे नॉर्दर्न यूरोप हो गया, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, या फिर नॉर्दर्न अमेरिका जो है, रशिया है, कनाडा है, यहाँ पे जितने लोग आप देखें वो ज्यादातर फेयर स्किन्ड है। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये जो इलाके हैं यहाँ पे सनलाइट कम होती है, तो यूवी रेडिएशन से इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो मेलानिन की जो क्वांटिटी है स्किन में वो कम हो जाती है। और वो जैसे ही कम होती है तो स्किन फेयर हो जाती है। ऑल्सो सनलाइट विटामिन डी के लिए भी बहुत जरूरी है। अब सनलाइट वहाँ पे कम है तो विटामिन डी बॉडी कैसे प्रोड्यूस करे? फिर मेलानिन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मेलानिन रिड्यूस होता है फिर बॉडी बेहतर तरीके से विटामिन डी बना सकती है, यानी जो गोरी चमड़ी है वो बेहतर विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ब्राउन लोग हैं, हम जो लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती ही होती है। उसकी वजह यही है कि हमारी स्किन में मेलानिन ज्यादा है, और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि हम बाहर इतना जाते नहीं है। अब देखिए, इट्स ऑल एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इन एक्शन। इसमें कहाँ आ जाता है कि भाई फेयर स्किन है तो वो खूबसूरत है या तो वो पावरफुल है। It doesn't make any sense if you look it through the lens of science. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको फेयर स्किन के बारे में बताऊं कि 20th सेंचुरी के बाद जो है वो टैन स्किन ज्यादा ट्रेंडी चल रही है गोरों में। वो नंगे पुंगे लेटे हुए सनबैथ ले रहे हैं बीचेस पे ताकि स्किन जो है वो टैन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक परसेप्शन ये बन गई है कि जिसकी स्किन टैन होती है वो तो वेकेशंस मनाता है, वो उसके पास तो बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, उसके पास तो बड़ा पैसा होगा। यानी टैन स्किन जो है वो एसोसिएट हो गई है यूथफुलनेस से, अमीरी से। ये हो गया है सीन भाई वहाँ पे। और पुराने ब्यूटी स्टैंडर्ड से विक्टोरियन एरा के पेल स्किन वाले वो खत्म हो रहे हैं, और वो प्रेफर कर रहे हैं कि ज्यादा जो है वो टैन स्किन हो। कमाल की बात नहीं है, गोरे ब्राउन बनना चाह रहे हैं, ब्राउन जो है वो गोरे बनना चाह रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है व्हिच इज रिलेटेड टू द डार्क स्किन, वो ये कि जब डार्क स्किन पे लाइट पड़ती है तो वो बेहतर एब्जॉर्ब होती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, और उसकी वजह से जो डार्क स्किन लोग हैं उनके फीचर्स
वो स्टैंड आउट करते हैं। चीक बोन्स हैं तो क्लियर नजर आते हैं, उनके जॉ लाइन क्लियर नजर आती हैं। यही वजह है कि जब बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वो टैनिंग क्रीम्स लगाते हैं ताकि मसल की डेफिनेशन नजर आए। और ऐसे ही है, जब आप बीच पे भी देखोगे और कोई गोरे लोग आ रहे हों कड़कती धूप में तो वो बिल्कुल नहीं दिखते, उनके फीचर्स नहीं दिखते, ऐसा लगता है मोमबत्तियां आ रही हैं। जब तक वो करीब ना आए वो दिखते नहीं है। कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। एक मॉडल है पाकिस्तानी ट्रिनिट लूकस, आप जाएं उनके प्रोफाइल को चेक करें, उनको फॉलो भी करें। फिर एक और इन्फ्लुएंसर है नवाफिल उनका नाम है, उनके प्रोफाइल पे भी जाएं, उनको भी चेक करें। मैंने लौंडे भी ढूंढने की कोशिश की जो ऐसे ब्राउन, डार्क ब्राउन और डार्क स्किन हो, मुझे कुछ मिले नहीं भाई। या तो वो इतने अंडररेटेड हैं कि मुझे मिले नहीं, या फिर उन्होंने ग्लूटाथायोन उनकी इंजेक्शनें लगा दी, गोरे हो गए। बहरहाल मैं भी ब्राउन मुंडा हूँ, मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आंखें चुन्नी करके थोड़ा मॉडल फेस भी बना लेता हूँ मैं। तो सारी बातों का निचोड़ ये है, कंक्लूजन ये है कि हमारे दिमाग में ये जो मेंटल स्कार्स बन गए हैं, जो कॉलोनियल हैंगओवर चल रहा है, जिसकी वजह से ये लगता है कि ब्राइटर स्किन इज इक्वल टू ब्राइटर फ्यूचर, ये बिल्कुल गलत है। ये कुछ नहीं, सिर्फ कंडीशनिंग है, क्योंकि ब्यूटी कम्स इन ऑल शेड्स। योर स्किन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज नॉट समथिंग टू फिक्स। हर शेड जो है स्किन का वो डिजर्व करता है कि उस पर स्पॉटलाइट दी जाए। अगर ये बात दुनिया को नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, you become the light yourself। बाकी मुझे दे इजाजत, see you in the next video, good।